So, welcome to Dynamic Content Group. I'm Sandeep Kulkarni. Welcome you all to this new small video on erosion scab. This video is one of the video from defect analysis series, and we already covered shrinkage and blowholes and slack. Now we are going to see scabbing defect, and in this series we are going to see today erosion scab. Scab is either rarely found defect or it is 100% in all the castings. It is important to understand the occurrence in scab defect to decide action. तो स्कैब एक डिफेक्ट जो है वो आइदर आपको एक गुच्छे में आएगा, मतलब आपके सारे पार्ट्स जो है फंडी के उसमें वो डिफेक्ट आपको दिखाई देगा, या एक या दो पार्ट में रेयरली वो डिफेक्ट दिखाई देगा। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो ऑकरेंस है, ये जो ट्रेंड है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये ट्रेंड आपको समझ में आया तो एक्शन लेना काफी आसान हो जाएगा। अगर एक ट्रेंड आपको समझ नहीं आया तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके एक्शंस उस ट्रेंड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका ये जो स्कैब डिफेक्ट है आपके कास्टिंग के सारे कास्टिंग में आ रहा है, या एक या दो कास्टिंग में ही उसका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना बिफोर यू टेक एनी एक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैब्स। वन इज इरोजन स्कैब एंड सेकंड इज एक्सपांशन स्कैब। तो दो टाइप के स्कैब होते हैं, एक इरोजन स्कैब होता है और दूसरा एक्सपांशन स्कैब होता है। हम इस वीडियो में इरोजन स्कैब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। Scab is rough irregular projection on the surface of the casting. In the erosion scab, the metal appears at one place and the sand erode from that mold place is seen washed at some other place. Hence, in case of erosion scab, we observe both scab defect as well as sand defect. तो बेसिकली ये इरोजन स्कैब है। बेसिकली स्कैब इज अ रफ इरेगुलर प्रोजेक्शन। तो स्कैब क्या होता है? बेसिकली एक इरेगुलर शेप का प्रोजेक्शन होता है जो कास्टिंग के सरफेस पे हमें दिखाई देता है। और स्पेशली इरोजन स्कैब में क्या होता है, जब मेटल आपके मोल्ड में अपीयर होता है, जब मेटल एंटर करता है तो वो किसी स्पेसिफिक एरिया से आपका जो सैंड सैंड है या मोल्ड है उसका एक टुकड़ा बहा के लेके जाता है। उस जगह पे जहाँ से वो बह जाता है वहां पर आपको मेटल दिखता है, और वो बही बही हुई सैंड या बहा हुआ मोल्ड का जो टुकड़ा है वो जाके किसी और जगह पे डिस्पोज होता है, वहां पर आपको सैंड दिखाई देती है। तो इरोजन स्कैब में आपको दोनों स्कैब यानी एक्स्ट्रामेटल मेटल का प्रोजेक्शन और दूसरी जगह सैंड भी आपको दिखाई देती है। तो दोनों डिफेक्ट एक साथ दिखते हैं इरोजन स्कैब में। इसलिए इरोजन स्कैब को पहचानना थोड़ा आसान है, आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। अगर किसी जगह आपको मेटल का प्रोजेक्शन दिखाई देता है और दूसरी जगह वो बही हुई सैंड किसी दूसरी जगह पे जाके डिस्पोज हुई है, वहां पर आपको सैंड का डिफेक्ट दिखाई देता है, तो आप कह सकते हैं कि इरोजन स्कैब है। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इरोजन स्कैब किस तरह से दिखता है। एक जगह पे मेटल है, दूसरी जगह पे वो जो सैंड बह चुकी है वो आप देख रहे हैं कि वो सैंड जाके कहीं और जगह पे डिस्पोज हुई है, और वहां पे आप देख रहे हैं कि सैंड का प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। मेटल और सैंड दोनों प्रोजेक्शंस आपको अलग अलग जगह पे दिखाई देंगे। नॉर्मली जो मेटल का बहना है वो हैपेंस मोर मोर इन फ्रंट ऑफ इनगेट। इनगेट के सामने से मेटल का बहना या स्क्रैप का डिफेक्ट का ज्यादातर परसेंटेज है वो इनगेट के सामने होता है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ इनगेट के सामने हो, किसी भी जगह हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में इसे इनगेट के सामने दिखाई देता है, क्योंकि मेटल का प्रेशर वहां पे सबसे ज्यादा रहता है। तो वहां से मोल्ड का धुल जाना या सैंड का धुल जाना ज्यादा आसान होता है। तो वहां पर वो उसकी जो टेंडेंसी है वो ज्यादा रहती है। तो इनगेट के सामने ज्यादातर हम स्कैप देखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इनगेट के सामने हो, किसी भी जगह पे आप स्कैप का अस्तित्व देख सकते हैं। Erosion scab happens when the sand has been agitated, boiled or eroded by the metal. तो इरोजन स्कैब कब होता है? जब सैंड इज एजिटेटेड, बॉइल्ड और इरोड। तो जब सैंड धुल जाती है किसी एक जगह से तो इरोजन स्कैब होता है। तो वो जो सैंड धुल जाती है वहां पर आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि मेटल का प्रोजेक्शन आएगा, मेटल का
पीस वहां पर आएगा, और दूसरी जगह जहां पर वो सैंड बह के जा चुके हैं वहां पर आपको सैंड दिखाई देगी. Leaving behind the solid mass of sand and metal which forms the projection on the surface, and erode sand we observe at some other place as a sand wash. अब हम देखने जा रहे हैं कि इरोजन स्कैप के रूट कॉज क्या है, क्या क्या कारण से आपको इरोजन स्कैप आ सकता है. सबसे पहला कारण है मेटल प्रेशर इज वेरी हाई. तो मेटल का प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो इरोजन स्कैप आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. ड्यू टू प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम इट में ऑकर्स. तो प्रेशराइज गेटिंग में आपका जो मेटल का प्रेशर है स्पेशली इनगेट के सामने, वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसके वजह से वो सैंड धुल जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है, और इसी कारण इरोजन स्कैब आने के चांसेस भी उस केस में बढ़ जाते हैं. सेकंड इज सैंड और मोल्ड स्ट्रेंथ इज लो. अगर आपका मोल्ड वीक है, मोल्ड की स्ट्रेंथ कम है, तो डेफिनेटली ये प्रेशर सैंड को धुल के लेके जाएगा. तो सैंड का और या मोल्ड का प्रेशर या स्ट्रेंथ उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अगर लो रहेगी तो इरोजन स्कैब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेस जीसीएस और एक्टिव क्ले. आपका जीसीएस कम है, एक्टिव क्ले कम है, तो डेफिनेटली आपकी सैंड की या मोल्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और वही एक कारण हो सकता है आपके इरोजन स्कैब का. लो मोल हार्डनेस या लो जोल्टिंग या फ्रीजिंग टाइम. लो हार्डनेस, लो मोल हार्डनेस, मोल हार्डनेस के वजह से भी आपकी सैंड धुल जा सकती है. साथ ही में लेस जोल्टिंग और स्क्वीजिंग टाइम एक कारण है जिसके वजह से आपका मोल हार्डनेस कम आएगा, और सैंड के धुल जाने के चांसेस भी वहां पर बढ़ जाते हैं. Turbulence flow of metal can cause this defect. Normally, there are two types of flows, metal flow. One is turbulence, second is laminar. Laminar flow is a very steady flow. और जैसे कि हम जानते हैं कि steady flow जब भी होता है तो it normally doesn't erode anything from the mold. लेकिन जब भी ये turbulence flow रहेगा, जब भी there is a turbulence in the mold due to metal pressure और metal flow, तो ये टर्बुलेंस फ्लो जब भी आएगा तो ये बहुत ही ज्यादा सैंड को इरोड करता है, सैंड को लेके जाता है, धो के लेके जाता है, और उसके वजह से ये इरोजन स्कैब आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो मेटल फ्लो है इट शुड बी ऑलवेज लामिनर नॉट टर्बुलेंस. लेस वेंटिंग, जब वेंटिंग नहीं होता है, वेंटिंग कम होता है, तो उसके वजह से मेटल के अंदर मेटल का प्रेशर बढ़ जाता है, मेटल में टर्बुलेंस होता है, उसके वजह से भी ये इरोजन स्कैब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लो परमेबिलिटी ऑफ सैंड. लो परमेबिलिटी की वजह से आपका गैस जो मेटल में तैयार हुआ है, जो गैस जनरेट हुआ है, वो सही तरीके से बाहर नहीं जा पाता है, और वो गैस मेटल के अंदर रहेगा तो आपका मेटल में टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, उसके वजह से भी इरोजन स्कैब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लो एलॉय वीएम इन द ग्रीन सैंड. तो आप जानते हैं अगर एलॉय वीएम लो रहेगा तो आपकी परमेबिलिटी भी लो रहेगी, उसके वजह से आपका गैस जो पासिंग है, गैस का जो डिस्पोजल है वो ठीक से नहीं होगा, उसके वजह से भी इरोजन स्कैब आ सकता है. तो नॉर्मली अगर हम मोटा मोटी देखें तो देर आर 3-4 मेन रीजन. वन इज मेटल प्रेशर, सेकंड इज टर्बुलेंस, दैट इज द flow of metal is turbulent, third is the strength of the mold sand उसके रिलेटेड, और फोर्थ इज अ वेंटिंग दैट इज परमेबिलिटी. तो ये 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको अगर काम आप करेंगे तो डेफिनेटली आप इरोजन स्कैब को कम कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं. नाउ वी गो टू द रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग इरोजन स्कैब. वन इज यूज नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम. तो नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम से क्या होगा, तो आपका मेटल का प्रेशर कम होगा जिससे इरोजन जो है सैंड का वो कम होगा. सेकंड इज रिड्यूस टर्बुलेंस ऑफ द मेटल. जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपका मेटल का फ्लो लामिनर होना चाहिए, टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए उसमें. नेक्स्ट इज कीप ऑप्टिमम जीसीएस, डब्ल्यूटीएस एंड हॉट स्ट्रेंथ. हॉट स्ट्रेंथ आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. आपका सैंड का हॉट स्ट्रेंथ क्या है उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा. तो try to keep that GCS, WTS and hot strength on optimum level. I'm not saying here to the highest level. I'm saying optimum level. You have to decide what is your optimum level in your foundry for GCS, WTS and hot strength for active clay as well. क्योंकि हर फाउंड्री के अलग अलग उसके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके पार्ट का जो ओवरऑल एक केमिस्ट्री होता है वो अलग होता है. जैसे कि सैंड टू मेटल रेशो है आपका, जीसीएस क्या चाहिए वो है आपका, पूरिंग टेम्परेचर है आपका, पूरिंग टाइम है. तो ये सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आपको आपका
आपके फाउंड्री को ऑप्टिमम जीसीएस क्या चाहिए, आपके फाउंड्री में ऑप्टिमम डब्ल्यूटीएस क्या चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। साथ ही में मेंटेन एक्टिव क्ले एट डेड क्ले इन स्पेसिफिक रेंज। आपका जो स्पेसिफिक रेंज है उसमें आपका एक्टिव क्ले और डेड क्ले को आपको रखना चाहिए। उससे आगे या उसके पीछे जाएगा तो डेफिनेटली इट विल हैम्पर योर सैंड प्रॉपर्टीज, और उससे आपके कास्टिंग में कुछ क्वालिटी डिफेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी एक्टिव क्ले एंड डेड क्ले इन स्पेसिफिक रेंज। कीप ऑप्टिमम जोल स्क्वीज टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा आप रखोगे तो मोल्ड बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो उसको भी ऑप्टिमम लेवल पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिंग इन द मोल्ड, तो आपको वेंटिंग प्रोवाइड करना है सही। एडिक्वेट वेंटिंग मोल्ड में अगर रहेगा तो गैस पास होने में, गैस का एस्केप होने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी, एंड यू कैन इजीली अवॉइड दिस इरोजन स्कैप इन दिस केस। मेंटेन परमेबिलिटी इन द स्पेसिफिक रेंज, परमेबिलिटी को भी आपको एक स्पेसिफिक रेंज जो आपने डिफाइन की आपके फाउंड्री के लिए, उसमें आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कोई भी रेंज आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर फाउंड्री का, जैसे मैंने बताया, कि अपना अपना एक सिस्टम होता है, अपना अपना एक तजुर्बा होता है। अपने अपने स्पेसिफिक रेंज आपको डिफाइन करने होंगे, आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना होगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या जायज़ है, और उसके बाद ही आप कुछ स्पेसिफिक रेंज उसमें रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अगर कोई रेंज दूंगा तो वो शायद एक फाउंड्री को सही रहेगी, दूसरे फाउंड्री को वो सूट नहीं करेगी, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक रेंज आपको नहीं बता रहा हूँ। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वेज टू understand what are your specific range and what are your optimum levels in sand properties. मेंटेन एलओ एंड वीएम इन द स्पेसिफिक स्पेसिफाइड रेंज, जो भी आपने स्पेसिफाइड रेंज तय की है उसमें आपको एलओआई और वीएम रखना है। Then last not but least is increase bentonite or add sand mix or dextrin or anti-scabbing agent etc. to improve mold strength, to get enough mold strength to avoid sand erosion. This is another very important factor कि आप बेंटोनाइट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या फिर सैंड मिक्स या डेक्स्ट्रिन जैसे या एंटी स्कैबिंग जैसे एजेंट्स भी डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका इरोजन स्कैब आ रहा है आपको और आपकी स्ट्रेंथ कम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सारी चीजें। बट आई विल प्रेफर टू ऐड बेंटोनाइट एंड इम्प्रूव योर मिक्सिंग साइकिल बेसिकली to increase the strength of the mold and GCS than adding dextrin or sand mix or anti-scabbing agent. Especially sand mix or dextrin are not good for the overall sand system, तो उसको avoid कीजिए जितना हो सके। Anti-scabbing agent, yes, you can use that with the recommendation from the supplier, लेकिन I will more preferably try to increase the bentonite and improve my active clay and GCS as required, और उससे मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरी मोल्ड की स्ट्रेंथ बढ़े। I will also try to increase the venting and permeability so that gases can be eliminated. I will also try to do the metal flow laminar so that the turbulence will be avoided. And all these actions will help me to reduce my erosion scab. This is another picture for erosion scab. So this is from my side. Thank you very much. I hope this video will help you to address the erosion scab in your foundry, and you can able to get defect-free casting in your foundry. So thank you very much for watching this video, and if you like this video, please press like icon button, and also subscribe the Dynamic Foundry Group channel for latest videos which are getting updated every week. So thank you once again for watching this video. Thank you.